दिखेगा। धनबाद के निजी विद्यालयों में छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला, अल्पसंख्यक छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा, केंद्र से मिली राशि का गबन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। धनबाद में सड़कों पर नो एंट्री की उड़ रही धज्जियां, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों का प्रवेश, लोगों की जान से खिलवाड़। धनबाद के केंदुआडीह में कूड़े के ढेर में धमाका, विस्फोट में तीसरी कक्षा का छात्र हुआ घायल, पीएमसीएच के आईसीयू में कराया गया भर्ती। बागमारा बेनीडीह क्वार्टर में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, महिला का पति मौके से फरार, देवर को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि, माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और धनबाद की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। धनबाद में केंद्र सरकार द्वारा निजी विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सैकड़ों निजी विद्यालयों के हजारों छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा का बात क्या सामने आ रहा है। ऐसे में धनबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अभिभावक संघ ने सरकार से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरकार के द्वारा निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का भुगतान करती है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने जिला कल्याण पदाधिकारी समेत तमाम वरीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद इस बात का खुलासा किया है कि निजी विद्यालयों को एक संगठित गिरोह के द्वारा झांसे में लेकर उनका यूडाइस कोड एवं अन्य कागजात प्राप्त कर तमाम छात्रवृत्ति की राशि को डकार लिया गया है। घटना की तह तक जाने पर पता चला कि घटना 2019-20 वित्तीय वर्ष की है। कल्याण विभाग में सैकड़ों विद्यालय के नाम पर माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप भर दिया गया और विद्यालय के संचालकों को पता ही नहीं, जिसकी सूची आने के बाद जितने विद्यालय संचालक हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी के जो ऑफिसर हैं श्री दयानंद दुबे जी, वहां जाकर के आवेदन दे रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वही अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा के नेतृत्व में जिला कल्याण पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निजी विद्यालयों की मंशा पर शक जाहिर किया है। हम लोग भी आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें, जिसमें डीओ, डीएससी और जिला कल्याण पदाधिकारी तीनों की संयुक्त कमेटी बने। जिला कल्याण पदाधिकारी उसकी अध्यक्षता करें और पूरे मामले की जांच करें। वही जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे ने न्यूज 11 भारत से बातचीत में बताया कि स्कूल के नाम आवेदन किसी एक के आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि मिलने के बाद ही पंजीयन होता है। फिर यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। वर्ष 2019-20 में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए वर्ष 2020-21 में पीईओ से जांच रिपोर्ट लेने के बाद ही छात्रवृत्ति भुगतान की तमाम प्रक्रिया की जा रही है। विद्यालय का आया हुआ है तो इसकी जांच हम लोग डीएससी साहब क्या दे रहे हैं, क्योंकि यू डाइस कोड जो हमको मिला था तो उसी आधार पर हम लोग, और पेपर मिला, प्रिंसिपल का मुहर था, आधार कार्ड था, उसी आधार पर हम लोग लास्ट ईयर जो है उसको यूजर आईडी दिए थे। ठीक है, तो अगर उस तरह का वास्तव में फर्जी पाया जाएगा तो उसको कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक छात्रों को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी ने डीएससी को जांच का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले में अभिभावक संघ एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन छात्रों की हकमारी हुई है उनके साथ न्याय हो पाता है अथवा नहीं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ
केंद्र सरकार के किसान नीति को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसी कड़ी में किसान अधिकार दिवस पर सत्याग्रह और उपवास कार्यक्रम रखा गया। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की जन विरोधी कानून बिहार के साथ ही झारखंड उपचुनाव में उनकी हार की वजह बनेंगे। भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनकी जयंती है और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, आज उनका शहादत दिवस है। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए, लेकिन साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग आज सत्याग्रह पे बैठे हैं और आज के दिन हम लोग मजदूर किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को कुचलने का काम किया है, काले कानूनों को बनाकर पास किया है, हम वैसे कानून को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। धनबाद में सड़कों पर नो एंट्री की धज्जियां उड़ रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बता दें कि कोयला नगरी धनबाद में सुबह 8 से 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे नो एंट्री में बड़े वाहन दौड़ते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोयला राजधानी धनबाद में सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी नो एंट्री की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों का परिचालन मौत को आमंत्रित करता दिखता है। आए दिन सड़क पर दौड़ते हाईवा लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। कई दुर्घटनाएं होती रहती है। जो हाईवा और ये जो कोयला लोडिंग करके ट्रक चल रही हैं, आम जनता का जनजीवन इससे एकदम असुरक्षित हो चुका है और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 2-4 घटनाएं इस तरह की नहीं होती है और जब यहाँ के लोगों की जानें नहीं जाती है। और जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, प्रशासन भी बोलता है कि हाँ हम अविलंब इस पर रोक लगाएंगे। जो संबंधित पदाधिकारी हैं, ट्रांसपोर्टर है, विशेष इस पर कहती है हम कार्रवाई करते हैं, मगर 2 दिन 1 दिन 4 दिन इस बातें को रहता है और उसके बाद वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। धनबाद विधायक राज सिन्हा भी हाईवा के परिचालन को लेकर हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हैं और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। लगातार मैं डीसी से भी मिलकर इस पर बात कर चुका हूँ, ये ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने का। और हाईवा और कोयला चोरी यह तो बेखौफ हो गए। कोई प्रशासन का खौफ, सरकार का खौफ रहे तब ना। अभी तो ये तो मस्त हैं और इधर अपना रोज देख रही है कोयला चोरी। कल भी परसों भी मिला हाईवा उसी प्रकार से लेके कोयला 2 नंबर का भाग रहा है। भले लोगों की जान जाए, वो मर जाए, दुर्घटनाएं हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रशासनिक पदाधिकारी अपना मस्त है। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी भारी वाहनों से नजराना लेकर नो एंट्री के समय भी उन्हें शहर से गुजरने देते हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है। धनबाद एसडीएम से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही कि जब नो एंट्री वाले चीज़ें रहती तो वहाँ पे हमारे चेक पोस्ट पे पुलिस फोर्स रहती है, वो रोकती है। अगर आप ऐसा करें तो मैं वहाँ पे जो संबंधित डीएसपी और अन्य लोगों से बात करके ये संज्ञान में लेता हूँ कि जब नो एंट्री है तो नो एंट्री है, उस समय चाहे किसी की भी गाड़ी हो वो नहीं आएगी। ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो अविलंब इस पर हम लोगों की तरफ से कार्रवाई की जाएगी कि उस चेक पोस्ट पे जो भी पदाधिकारी हैं उनको कहा जाएगा कि नो एंट्री के समय यदि अलाउड नहीं है तो आप नहीं अलाउड है। नियम कानून तो हैं, लेकिन नियम कानून का पालन कराने वाले इस तरह से ढिलाई बरतेंगे तो आफत लोगों की जान पर ही आएगी। ऐसे में प्रशासनिक महकमे को भी कानून का पालन सख्ती से कराना चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआडीह थाना इलाके में कूड़े के ढेर में धमाका होने से एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे को पीएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परिजनों की माने तो पटाखा से बच्चा घायल हुआ। बच्चा सरकारी स्कूल में 3री कक्षा का छात्र है।
उसी में थोड़ा सा यही हुआ बस। पटाखा फोड़ रहा था या फिर वहाँ पर कूड़ा छोड़ रहा था बच्चा? नहीं नहीं, कूड़ा नहीं छोड़ रहा था, पटाखा फोड़ रहा था। बस इतना हमको मालूम है, हम तो ऐसे ऐसे चलाए। देखिए वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जो घटनास्थल पर जो लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर बताया है कि बच्चा कूड़ा छोड़ रहा था, वहीं पर ब्लास्ट हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है बात। क्या नाम है बच्चे का? समीर नाम है। क्या करता है बच्चा? कुछ नहीं, क्या पढ़ता है। कौन से क्लास में? धनबाद में झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह निजी कार्य से पहुंचे। धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुमका में पिछले कई सालों से एक ही परिवार के लोग सांसद और विधायक बनते आए हैं, लेकिन दुमका आज भी पिछड़ा क्षेत्र है। ये वंशवाद अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। वंशवाद को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बेरमो और दुमका उपचुनाव में जीत बीजेपी की होगी और बिहार में भी एनडीए पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। निजी कार्यक्रम से आया हुआ है। बताया जा रहा है कि समदिन के देहांत के बाद शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बधाने के लिए इस वक्त में धनबाद आए हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर पे अगर कहें तो इस वक्त में उनके आने पर बहुत सारी राजनीतिक चर्चा भी हो रही है और बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा के उनसे मिलने भी आए हैं। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत भी करते हैं कि इस वक्त में बिहार चुनाव चल रहे हैं और बगल में पड़ोस में बोकारो के बेरमो में भी उपचुनाव चल रहा है, तो इस पर क्या कुछ उनका जानकारी उनके तो ओर से उनसे बात करते हैं। सर, धन्यवाद। मैं इसलिए आया हूँ कि आज हमारे समधिन का देहांत हो गया था, तो आज उनका ब्राह्मण भोज है, तो स्वाभाविक रूप से एक हम लोगों में परिपाटी है कि भाई अपना रिश्तेदार है, न्योता पुराना भी जरूरी है, तो उसी कार्यक्रम से बिल्कुल निजी प्रोग्राम है मेरा और उसी के लिए मैं धनबाद आया हूँ। चुनाव की बात करें तो आप लोग कई जगहों पे अभी तक गए भी हैं, चुनाव प्रचार भी चल रहा है। बिहार के संदर्भ की बात करें वहाँ पे क्या पोजीशन रहेगा और इस बार यहाँ जो बोकारो में उपचुनाव चल रहा है या बेरमो के अलावा दुमका में चल रहा है, वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी एनडीए की? देखिए, जहाँ तक पहले बिहार से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, बिहार के अंदर एनडीए का जो गठबंधन है जिसमें 4 दल हैं, जो बिहार के लोग चूंकि रांची में भरे हुए हैं, बातचीत होती है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एनडीए 2/3 बहुमत से वहां सरकार बनाने का काम करेगी। झारखंड के अंदर 2 उपचुनाव, एक दुमका में और एक बेरमो में। बेरमो और दुमका से जो रिपोर्टिंग आ रही है, जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनके अनुसार कि दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। लोगों में आक्रोश है, खास करके दुमका में इस बात का आक्रोश है कि 40 साल से शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक, बगल में जामा से उनकी भाभी सीता सोरेन जी, ये सारे के सारे सांसद विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी दुमका क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है, तो क्यों है? और कोई कार्यकर्ता उन्हें नहीं मिलता। परिवार के लोग ही सांसद बनेंगे, परिवार के लोग ही विधायक बनेंगे। इस बात को लेकर के लोगों में नाराजगी है, जिसका 3 तारीख को चुनाव में असर पड़ेगा। बोकारो के बेरमो उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के बयान पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा था कि बेरमो का वो धनबाद और झरिया नहीं बनने देंगे। इस मामले का गठबंधन के दल के साथ ही एनडीए के विधायक भी विरोध कर रहे हैं। धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने इसकी निंदा की है। उन्होंने आजसू सुप्रीमो से इस बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है। चुनाव में विकास का मुद्दा होना चाहिए था। उनसे बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। बयान पर वो है कि उन्होंने कहा कि बेरमो को हम धनबाद और झरिया नहीं बनने देंगे। इसके मायने क्या है? अगर इसकी बात को अगर कहें तो विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सुदेश महतो जी ने बड़े नेता हैं और क्या उन्होंने क्या सोच करके धनबाद झरिए नहीं बनने दूंगा, इस बात की चर्चा उन्होंने बेरमो चुनाव में उपचुनाव में कहा है। ये तो इसके मायने तो सुदेश महतो से कभी मिलेंगे तो मैं भी पूछूंगा। लेकिन एक सवाल है कि पहली बार
सत्ता के लिए, चुनाव में जीत हार के लिए अब लोग जो हैं बाहरी भीतरी का भी सवाल उठाने लगे हैं, यहाँ तक चीजें आने लगी है। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल मैं इस बात का विरोध करता हूँ। और आज धनबाद और झरिया, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। धनबाद झरिया तो शान है जी, झारखंड का नहीं देश का शान है। आज धनबाद झरिया नहीं रहे, पूरे देश को ऊर्जा देने वाला धनबाद झरिया है। और झारखंड में तो बताइए ना, कोई बताते कि कौन जिला, धनबाद के सामने कौन जिला खड़ा है? जितने जितने सब कुछ धनबाद के अंदर है, आप तुलना कर दी, रांची कैपिटल है। तो उनके इस बयान से आप आहत हुए हैं? बिल्कुल, यह धनबाद मैं नहीं, यहाँ के सारे लोग आहत हुए हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से सारे लोग, आज जो लोग भी, जो नेता धनबाद से उपक्रमित हो, धनबाद से अनुग्रहित होकर के धनबाद से कुछ ना कुछ प्राप्त करके नेता बन गए, और आज वो एक देखते हैं कि भाई ये परंपरा चल गई है। क्या मतलब है इसका? धनबाद से सारे नेता, आज मैं देखता हूँ, आप पता कर लीजिए, बहुत से ऐसे नेता हैं जो धनबाद को गाली दे रहे हैं। आप देखिए कि उनकी गाड़ी के नंबर भी धनबाद के हैं, धनबाद के नंबर के गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। और धनबाद नहीं रहे तो नेतागिरी बहुत लोग का बंद हो जाएगा। कौन कौन क्या क्या है अब हम भी जानते हैं। सुदेश महतो तो आपके एनडीए के ही पार्टनर है। देखिए, यहाँ एनडीए और यूपीए का बात की बात नहीं है, यह धनबाद की अस्मिता की बात है। तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए धनबाद जिले में भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। खासकर बेरमो विधानसभा क्षेत्र से सटे महुदा और बाघमारा सीमा पर पुलिस 3 जगहों पर नाका बनाकर हर आने जाने वालों पर नजर रख रही है। साथ ही चुनाव के दिन भी उन क्षेत्रों में निगरानी की जाएगी। धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने ये जानकारी दी। इस इलाके में इंटर डिस्ट्रिक्ट वो लगाए गए हैं, नाका लगाए रहेंगे। 3 जगह पे इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका लगाए गए हैं, जिन पर वहाँ पर लगातार पुलिस की नियुक्ति की गई है। उसके अलावा बोकारो पुलिस के द्वारा भी हम लोगों के साथ कुछ क्रिमिनल्स का या जो मिसचीफ हैं उस तरह के लोगों का लिस्ट शेयर किया गया था, तो उन पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव के दिन जो बीट बॉर्डर है उस इलाके में लगातार हमारे स्तर पर उस पर निगरानी जारी रखी जाएगी। आज भी एक मीटिंग उपायुक्त बोकारो के द्वारा की जा रही है। सिटी एसपी हमारे यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोरोना काल में सीआईएसएफ के जवान दिन रात कोयलियरी और केंद्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में लगे रहे। धनबाद बीसीसीएल यूनिट में कार्यरत सीआईएसएफ के करीब 4000 जवान बीसीसीएल, ईसीएल, डीवीसी सहित 27 यूनिट में सेवा दे रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी में कई जवान भी संक्रमित हुए। सीआईएसएफ यूनिट के डीआईजी पी रमन से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। महामारी कोरोना के दौरान सभी लोग अपने हिस्से का सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त में कोयलांचल धनबाद के बीसीसीएल यूनिट का सीआईएसएफ जो है लगातार अपनी सेवा दे रहा है, देश सेवा कर रहा है। और कोरोना में भी अगर कहें तो खुद से कई बार हमारे जवान संक्रमित भी हुए, लेकिन वो अपनी सेवा को, अपनी ड्यूटी को उन्होंने परम धर्म माना है। चलिए इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बीसीसीएल के सीआईएसएफ यूनिट के डीआईजी पी रमन साहब से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस कोरोना काल के दौरान आपके जवानों ने, आपके अधिकारियों ने बहुत संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोरोना वैश्विक महामारी बन चुका है, जिससे भारत के सभी राज्य भी प्रभावित हुए। 2020 में देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसमें कई लोग मार्च के महीने से मार्च, अप्रैल, मई तक लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग फंसे रहे, प्रतिबंधित हो गए, मूवमेंट नहीं कर पाए, लोग वहाँ पे फंस गए, कुछ गए आए। इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब लोगों का आना जाना, आवागमन शुरू हुआ। मई 2020 से आज तक बल सदस्य मेरे केवल
3210 बल सदस्य और 1265 उनके पारिवारिक सदस्य, कुल मिला के 4477 लोगों का हम लोगों ने स्वैब टेस्ट किया। अब क्या प्रक्रिया थी ये आपको जानना जरूरी है। जैसे ही बल सदस्य या तो अकेला आएगा या परिवार के साथ आएगा, जिस दिन आएगा वो कहीं भी एरिया में पोस्टेड हो सकता है, पर उसको उस एरिया के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। अभी हमारे पूरे ये 500-600 इलाके हमारे इकाई के क्षेत्र में कम से कम 60-70 बार प्रयास करते हैं केबल काटने की, तोड़फोड़ करने की। इसमें 50-60 बार तो हमारे बल सदस्य क्योंकि सतर्क रहते हैं तो वो लोग उसको कर देते हैं। फिर भी ये लोग, उनको पता है कि एक जगह पे 1 या 2 आदमी ड्यूटी पोस्ट है, वहाँ पे 15-15 आकर के बांधते हैं, सिर्फ लाठी मारते हैं। 150, 200, 300 फुलारी टांड जैसे जगह में 300 आदमी पहुँच जाते हैं। तो ऐसे कई जगह पे आकर के बल सदस्य जहाँ अकेले दुकेले, तो हम लोग वैसे हर जगह पे 2-2 आदमी हथियार के साथ लगाते हैं। फिर भी जब इतने लोग आ जाते हैं और उनके ऊपर ओवर पावर करते हैं तो 2 आदमी 20-25 में, फिर भी अपना प्रोफेशनल जो जवान है हमारे, वो किसी से मामले में लड़ते हैं, वो अपने बहुत लड़ते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। डीआईजी सीआईएसएफ के डीआईजी पी रमन जी, जिन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि सिर्फ हमारे जवान कोरोना से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है कोयला चोरों से भी जो है 2-2 हाथ करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने के लिए सीआईएसएफ हमेशा तत्पर रहेगा। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।